Do we want to change the experiences of our life? तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि हमें चेंज करना ही क्यों है? वाई डू वी वॉन्ट टू चेंज आर एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ? क्योंकि हम लोगों के एक्सपीरियंसेस बहुत सारे क्रिटिकल हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग एक सेम पैटर्न में चलते आ रहे हैं बहुत लंबे समय से। तो इसको समझने के लिए विल सी कि हमें किन किन चीज़ों पे थोड़ा अटेंशन रखना चाहिए, सो दैट वी कैन ओवरकम ऑल दोज चैलेंजिंग एक्सपीरियंसेस इन आवर लाइव्स। सो सबसे पहला और बेसिक जो रूल है जो सबको याद रखना चाहिए वो है 70-30 रूल ऑफ लाइफ। व्हाट डज इट सेज? इट सेज कि हम लोगों का अपनी लाइफ के ऊपर 70% तक हक है। 70% तक हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम क्या अपनी लाइफ के साथ कर सकते हैं, और 30% हम में से किसी के भी हाथ में चीज़ें नहीं हैं। वो 30% हमारा एग्जिस्टेंस डिसाइड करता है कि हमारे साथ कैसा होगा, हमारी सराउंडिंग्स, एनवायरनमेंट, सिचुएशंस, ये सारी चीज़ें जो हमारे हाथ में नहीं हैं। पर आप देखिए कि वो सिर्फ 30% है, तो यानी मेजॉरिटी 70% हमारे हाथ में होता है कि हमें क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अभी मुझे प्यास लगी है तो मैं उठा के पानी पी लूँगी ना, मुझे कोई रोकेगा नहीं, राइट? तो ऐसे ही हमारी लाइफ के साथ होता है जब हम इन सब चीज़ों में जाते हैं जहाँ हम ये कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर ने ये कहा है कि अब मेरे साथ ये होने वाला है, तो आई विल नॉट डू एनी थिंग अबाउट इट, आई विल जस्ट सिट इन दिस ईयर। जैसे उन्होंने अगर ये कहा कि आपका ये 2026 अच्छा साल नहीं बीतेगा, तो वो हमेशा उस 30% की बात कर रहा होता है कि जो एग्जिस्टेंस और जो सराउंडिंग्स से आपकी लाइफ पे जो परिस्थितियाँ आएंगी वो उनके बारे में बात कर रहा होता है। पर जो रिमेनिंग हमारे 70% है, जो मेजर चंक है हमारी लाइफ का, वो जब वो हम डिसाइड जो कर सकते हैं, हम उसको भी छोड़ देते हैं इस चक्कर में कि हमारा तो ये साल ही आज इस बार वाला अच्छा नहीं होने वाला। तो उस 30% का इफ़ेक्ट इस 70% पे पड़ रहा है, और जबकि ऐसा होता नहीं, सिर्फ 30% की बात है और हम उसको पूरा 100% मान के और चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो जो 70% है हमारे हक में, हम उस पर कमांड क्यों नहीं रखते हैं? हम उसको क्यों नहीं देख रहे हैं कि उस तरीके से आप ऑपरेट करो ना कि हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरे हाथ में 30% चीज़ें नहीं हैं, तो आई विल नॉट फोकस ऑन दोज 30%। आई विल जस्ट फोकस ऑन what इज़ इन माई हैंड। अगर आप लोगों ने इस चीज़ को अच्छे से समझ लिया, तो आपकी लाइफ की मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स ही ख़त्म हो जाएंगी। जो चीज़ें आप कर सकते हो, जो आपके हाथ में है, आप वहाँ पे अपना अच्छे से 100% दीजिए, और जो आपके हाथ में नहीं है उसे जस्ट छोड़ दीजिए, क्योंकि वो वैसे भी आप डिसाइड नहीं करते। इनफैक्ट गॉड के हाथ में भी पूरा 100% नहीं होता है। तो देखा जाए ना, जो अगर हम पूरा कैलकुलेट करें तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो सिर्फ हमारे ही पास है, जिससे हम अपनी लाइफ के डिसीजंस लेते हैं, कुछ डिसाइड करते हैं करने का। या फिर जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आप जैसे आप छोटे छोटे डिसीजंस ही लेते हो अपनी लाइफ के, कि अभी मुझे पानी पीना है, अभी मुझे उठना है, मुझे एक्सरसाइज करके आना है, मुझे ये खाना है, मुझे अभी सोना है, वट एवर डिसीजंस यू टेक, आप ले लेते हो ना, और आप फिर उसके अकॉर्डिंग काम करते हो, राइट? आप ये नहीं कहते कि अरे
होना होगा तो हो जाएगा, ऐसे नहीं कहते आप, क्योंकि आपको पता है वो करने से होगा, बोलने से नहीं होगा, राइट? So it's very very important to understand this 70-30 rule of life, which is which nullifies the major problems। जो हम कहते रहते हैं ना कि मैं ये चाह रहा था पर ये हुआ नहीं, ऐसा नहीं हुआ, वो हो गया, मैं वहाँ पे लेट हो गई, राइट? तो इन सब का एलिमिनेशन हो जाएगा जब हम वो जो 70% का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे। और ये जो हमारे सोचने का पैटर्न है, जैसे हम अगर सपोज़ अभी किसी सिचुएशन में हैं, ठीक है, जहाँ पर जब वो हमारे साथ हर बार होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैफिक का ही ले लो, ठीक है। सपोज़ आपको आपकी एक अर्जेंट मीटिंग है आज एंड आप ट्रैफिक में स्टक हैं और आप लेट हो रहे हैं। अगर तो आप टाइम से घर से निकले थे, ठीक है, सब कुछ ऑन ट्रैक था, आपकी तरफ से कोई डिले नहीं था, तो आपका जो पीस ऑफ माइंड है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर आप ही लेट निकले थे और फिर आप बाद में हड़बड़ी मचा रहे हैं, फिर आप ब्लेम कर रहे हैं कि ये था वो था, तो देन उसमें तो प्योरली आपकी ही मिस्टेक है। तो अगर आप ये एनालाइज करें कि जैसे अभी यहाँ पे क्या बनेगा, एक एक्सपीरियंस बनेगा। जैसे आपकी इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, आपको ऑन टाइम ऑफिस पहुँचना है, आप घर से बिल्कुल टाइम पे निकले, आपको पता है कि मुझे मैक्स आधा घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है पहुँचने में, विद ट्रैफिक हाफ एन आवर 15 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगी, तो आप वो टाइम लेकर चलते हो एक्स्ट्रा एंड उसके अकॉर्डिंग आप घर से निकलते हो। पर क्या हुआ कि आपको आज उससे ज़्यादा ही टाइम लग गया, सपोज़ आधे घंटे की जगह आपको 40 मिनट्स एक्स्ट्रा लग गई, तो जो वो 10 मिनट्स एक्स्ट्रा एक्सटेंड हुई, तो उसमें आपकी क्या माइंड की स्टेज रहेगी? क्या आप वहाँ पे बैठे हुए तिलमिलाते रहेंगे कि अरे ये हो गया वो हो गया, आपको गुस्सा आएगा, आप इरिटेट होंगे, आपके पास कॉल्स आ रहे हैं कि यू आर गेटिंग लेट, बट देन यू आर रिस्पॉन्डिंग, आप उन सबको किस तरीके से फिर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उन सब पे भी गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि एक सिचुएशन क्रिएट हुई विच इज़ नॉट फेवरेबल, ठीक है। जैसे वो जो 30% की हम बात कर रहे थे ना, तो उस 30% में भी बहुत बार ऐसा होता है कि वो हमारे फेवर में भी हो सकती है और वो हमारे फेवर में नहीं भी हो सकती है। अगर वो हमारे फेवर में तो होती है तो वी से इट एज अ लक, कि हाँ भाई मेरा लक अच्छा था, मैं लकी हूँ, दैट्स हाउ वी से। एंड अगर वो 30% हमारे फेवर में ना हो, बुरा हो, तो भी हम ये कहते हैं कि कितना बुरा हुआ, अनलकी, है ना। तो हम ये सारे टर्म्स दे देते हैं। तो अगर इस सिचुएशन में वो जो 30% वाला पार्ट था वो इस तरीके से आया, ठीक है, जिसने आपको इरिटेट करा, आपको फिर गुस्सा आया, तो जो ये इरिटेट होना, गुस्सा आना, जो ये सारे रिएक्शंस हैं, ये किसके हैं? हु इज़ क्रिएटिंग ऑल दिस रिएक्शंस? मैं ही क्रिएट कर रही हूँ ना। मैं वो क्रिएट करके अपने एक्सपीरियंस बना रही हूँ, और यही एक्सपीरियंस पक्का होने पर हर बार मेरे साथ ऐसा ही होगा। आप जब जब भी ट्रैफिक में फंसेंगे, आप हमेशा इरिटेट ही होंगे, आपको हमेशा गुस्सा ही आएगा, और उस ड्यूरेशन में अगर किसी अपने का कॉल आ जाएगा तो आप उन पर इसी तरह से चिल्लाकर बात करेंगे, इसी तरह से शाउट करेंगे और इसी तरह से इरिटेट रहेंगे। तो इसको चेंज करने का क्या है? जैसे आपके पास सिचुएशन आई, ठीक है, तो अभी आपने उसको जिस तरीके से आप रिएक्ट करेंगे, वहाँ से आप, या तो अगर वो डाइल्यूट आपने उस चीज़ को करा तो आपका एक्सपीरियंस वहाँ से अच्छा बन जाएगा। अगर आपने उसी को क्रिटिकल बना दिया तो आपका एक्सपीरियंस वहाँ से बुरा बन जाएगा।
अगर आप क्रिटिकल बनाते हैं तो वो क्या दिखाता है कि आपका जो कोप अप मैकेनिज़्म है वो सही नहीं है। वो ये दिखाता है कि आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग इंसान नहीं हैं। वो ये दिखाता है कि आप सेल्फ अवेयर नहीं हैं। बिकॉज़ जब वो सिचुएशन आई तो आप चूज़ करें ना कि मैं तो टाइम से ही निकला था, मैं तो एक्स्ट्रा टाइम लेकर ही निकला था। अभी उसके भी बियॉन्ड जा रहा है तो नॉट इन माई हैंड। तो मैं अपनी स्टेट को स्टेबल रखने के लिए, उस सिचुएशन में काम रहने के लिए क्या कर सकती हूँ, और कुछ सोच सकती हूँ कि अच्छा मे बी मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ, मीटिंग में एक बार रिवाइज़ कर लेती हूँ, चलो मुझे 10 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। मैं लेट तो होंगी पर मैं इन सबको इन्फॉर्म कर दूँगी। मैं अपने आप को प्रिपेयर कर लेती हूँ, मैं मीटिंग के नोट्स देख लेती हूँ एक बारी कि क्या क्या डिस्कशन करना है, या फिर मैं अपने पीस ऑफ माइंड को मेंटेन करने के लिए कोई म्यूज़िक लगाऊंगी, आराम से चिल होकर बैठूंगी। उस मोमेंट में जितना मैं स्टेबल रह सकती हूँ उतना रहूँगी। तो ये आप चूज़ करते हैं। आपने अगर ये चूज़ करा तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा बनेगा, और वो क्या इम्प्लाई करेगा कि आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हैं, आप सेल्फ अवेयर हैं, हर सिचुएशन में आपको पता है कि कैसे रिएक्ट करना है, कैसे सोचना है, एंड उससे अपना एक्सपीरियंस अच्छा कैसे बनाना है। सो दैट्स हाउ यू create that sense of self awareness within you। तो ये अवेयरनेस चाहिए होती है। जो कोप अप मैकेनिज़्म होता है ना, अब वो बहुत हमें उस पर जब फोकस हम लेकर आते हैं तभी उसको इम्प्रूव करा जा सकता है। और ये ऐसा नहीं है कि एक ही बार में हो जाएगा, आपको कांस्टेंट वो रिमाइंडर्स रखने पड़ेंगे सो दैट आपको हर टाइम पे वो याद आए कि अरे नहीं, आई हैव टू बिहेव डिफरेंटली दिस टाइम बिकॉज आई हैव टू चेंज माई कोप अप मैकेनिज़्म। तो ऐसे ये हमारे पास 5 तरीके के होते हैं। पहला होता है विक्टिमहुड। विक्टिमहुड में हम अक्सर ये कहते हैं कि मेरे साथ जो ये हुआ वो इसकी वजह से हुआ। वी ब्लेम अदर्स। मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। और हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ऐसा कह के एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट मिलता है, तो हम उस साइकोलॉजिकल कंफर्ट के लिए दूसरे को ब्लेम कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा अवेयरनेस। अवेयरनेस वाला क्या करता है कि उसको ये तो पता है कि ये जैसे अगर किसी सिचुएशन में है, उसके साथ कुछ गलत हुआ, ठीक है, तो उसने ये डिसाइड करा कि अच्छा अब मैं उसको बताता हूँ। मतलब वो प्रॉब्लम से अवेयर तो है, पर वो कोई भी जो एक्शन उसके होंगे ना, वो उसके खुद के लिए नहीं होंगे, वो एक सोशल ब्लूप्रिंट पे चलेगा। वो दूसरों को वैलिडेट कराने के लिए, दूसरों से वैलिडेट कराने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए अपनी एक्टिविटीज़ प्लान करेगा कि अच्छा उसको मैं बताता हूँ, उसके लिए मैं ये करता हूँ, है ना। तो ये होते हैं अवेयरनेस वाले। नेक्स्ट होते हैं सरेंडर। सरेंडर वाली कैटेगरी होती है जब हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हमारे बारे में ये काम करने से क्या सोचेगा। जैसे अगर इसी सिचुएशन में हम एक सिचुएशन को लें जिसमें अगर जैसे कोई रिलेशनशिप में था तो उसने उसको छोड़ा, तो एक इंसान है वो ये कहेगा कि इसको मैं बताता हूँ, अच्छा ये उसके पास गई, इसकी बॉडी अच्छी है, वो जिम जाता है, तो अभी मैं जिम जाऊँगा, बॉडी बनाऊँगा एंड ऑल दैट थिंग्स, राइट। वी डू ऑल दैट थिंग्स। सो जो सरेंडर वाला होगा ना, तो वो उसे इसी सिचुएशन में जाने देगा और वो ये कहेगा कि इट डजेंट मैटर, राइट। उसको जहाँ अच्छा लग रहा है उसको वहाँ जाना चाहिए, एंड मैं अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान दूँगा। मैं
उसको दिखाने के लिए ये नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। मुझे दुनिया से कुछ ऐसा सोशल वैलिडेशन नहीं चाहिए। नो, आई एम completely वर्किंग ऑन माई सेल्फ। आई डोंट वॉन्ट एनी वैलिडेशन फ्रॉम एनी वन बिकॉज माई ओनली फोकस इज़ ऑन मी। नेक्स्ट हमारा आता है स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग कह सकते हैं। वो तो ऐसी है स्टेज जहाँ पर हम सिर्फ एक से कनेक्टेड होते हैं। वी फील दैट सेंस ऑफ वननेस इन एवरीथिंग एंड मेजरली वी सरेंडर थिंग्स आउटसाइड। तो उनको हम इतना मटेरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं जाते हैं, बहुत ही दूरी उनसे बन जाती है। तो दैट इज़ द लास्ट स्टेज। वहाँ तो पहुँचना बहुत एंड का टाइम आ जाएगा तब की बात है, क्योंकि अभी तो हम लोग इतने सराउंडेड हैं कि अगर हम सरेंडर वाली स्टेज तक भी पहुँच गए तो हमारा जो मैकेनिज़्म है वो अच्छे से काम करेगा, वो चीज़ों से बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा। तो जस्ट ट्राई टू कीप दैट चेक ऑन यू, how you behave, how you respond to the certain situations and keep this in mind। मे बी इसके पॉइंटर्स हम बना सकते हैं और फिर देखें कि हम कितना सरेंडर वाली स्टेज की तरफ जा रहे हैं। तो जितना हम उस डायरेक्शन में जाएंगे उतना हमारे लिए चीज़ों से, सिचुएशन से और अपना एक्सपीरियंस चेंज करने में बहुत हेल्प मिलेगी।